अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा फेसबुक मार्केटिंग का लास्ट सेशन, फोर्थ सेशन। सो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे सेशन को स्टार्ट में ही। तो मिस्टर शाइस्ता खान, मुझे ये बताओ कि हम फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं। सर, ताकि हम हमारी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल भी कर सकें। और इसी तरह हम जो करते हैं सर, ब्रॉड ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करते हैं ठीक है। ताकि हमारी परचेज वगैरह भी हो सके। सवाल ये था कि हम फेसबुक के ऊपर क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ज़्यादा रीच के लिए अगर सर हम क्योंकि तो हम यूट्यूब अ, पे कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर कर सकते हैं। वाई फेसबुक? क्योंकि फेसबुक सबसे पावरफुल है इस वक्त, और इनके एल्गोरिदम्स वगैरह भी बहुत ही मजबूत हैं सर। क्योंकि इसी वजह से फिर और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है सर। इसमें मतलब सेल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें दिखाए इससे ज्यादा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एल्गोरिदम दूसरे चैनल से ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। जी सर। और हुक यहाँ पे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जी इसीलिए बता दो कि आपको वो पता तो लग गया होगा। हाँ, तो आप कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि अच्छा, तो ये रीज़न है फेसबुक के लिए। फेसबुक के साथ प्लस इंस्टाग्राम। अब एडवर्टाइजमेंट लगाते कैसे हैं, ऐड लगाते कैसे हैं। सर, अपने कैंपेन वगैरह में सर जाकर और इसी तरह एडसेट्स वगैरह देखकर सर वहां से हम मुझे लगाते पूरा हैं। कंप्लीट एक आप बता सकते हो प्रोसेस। हेलो, अंदर लो नूर है। जल्दी अंदर लो, मसला तो अंदर आओ। ओके ओके। हैं शाइस्ता, मुझे बता सकते हो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके कि मैं फेसबुक बिजनेस अकाउंट कैसे बनाऊंगा, फिर उसको अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करूंगा, क्या क्या इंटीग्रेशन मुझे करनी है, और उसके बाद मैं ऐड कैसे लगा सकता हूँ। कोई जल्दी से हम अप कर दो 2-4 मिनट के अंदर। सर, सबसे पहले तो हम अपना जो फेसबुक बिजनेस अकाउंट होता है सर वो बनाते हैं। उसमें अपनी आईडीज वगैरह वो दे के सर, मतलब ताकि वेरीफाई हो जाए। उसी में हम एक एड अकाउंट भी बनाते हैं। और एड अकाउंट बनाने के बाद फिर हमारी मुख्तलिफ जो शॉपिफाई अकाउंट होती है सर, वो हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होते हैं, और इंस्टाग्राम का अपना एक अलग से अकाउंट होता है, और फेसबुक का पेज होता है सर, जो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। और इनके नाम सेम होने चाहिए जो हमने अपने बिजनेस अकाउंट का नाम रखा होता है। ओके। नहीं, सेम जरूरी नहीं है। अच्छा, आगे। तो यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कल अहमद भाई ने भी शायद आपको बताया था, और मुझे भी ये लग जी। रहा था शायद आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। आपका जो अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट है ना, जिसको आप पिछले कोई 12-15 हज़ार साल से इस्तेमाल कर रहे हो, आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट, आपने उसी अकाउंट के ऊपर एक फेसबुक का पेज बनाना है। जी। उसी अकाउंट के ऊपर बिजनेस अकाउंट बनाना है, और उसी अकाउंट से उस बिजनेस अकाउंट की एक्सेस होगी। आपको कोई नया फेसबुक अकाउंट नहीं बनाना। दूसरा, जो जी। फेसबुक की प्रोफाइल बनती है ना, वो होती है पर्सनल। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक के वो अकाउंट अपने बिजनेस नाम से बना लेते हैं। ठीक है। तो बिजनेस नाम से अकाउंट आपने फेसबुक का नहीं बनाना, वो फेसबुक का पेज बनाना है। जो बिजनेस जो प्रोफाइल होगी ना, वो हमेशा आपकी पर्सनल प्रोफाइल ही होगी। प्रोफाइल जी। आपकी जितनी पुरानी होगी, उतने कम चांसेस होंगे आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के, या उसके ऊपर कोई भी कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगनी, या कोई भी उस पर फ्लैग वगैरह लगने का। ठीक है। अभी मेरी जो अकाउंट चल रही है, मेरे ख्याल से ये आईडी 2012-13 की है, नहीं 12-13 की दूसरी आईडी है, ये 16 या 17 में बनाई थी शायद। इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। तो इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास तकरीबन कोई 40-50 बिजनेस अकाउंट ऐड है। अब मैं इस टाइम एक नई आईडी बनाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे जो न्यू आईडी के ऊपर एक प्रोटोकॉल लगता है, सर्वे सिक्योरिटी लेयर लगती है। ठीक है। मैं जैसे ही ऐड अकाउंट बनाता हूँ, वो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करता हूँ, उसके बाद अकाउंट खुलता है। फिर मेरे जो पर्सनल आईडी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मुझे उसके लिए करना है। फिर उस पर लिमिटेशन है कि मैं एक ही बिजनेस अकाउंट बना सकता हूँ, मैं एडी एक ही ऐड अकाउंट बना सकता हूँ।
एक बिजनेस अकाउंट बना के 3 से 4 महीने में उसको रन करूंगा। उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट की स्पेंडिंग हो जाएगी कि 4-5 लाख रुपए उस पर स्पेंड हो गए। फिर मैं एक और बिजनेस अकाउंट बना सकता हूँ। फिर एक 6 महीने बाद मैं दूसरे ऐड अकाउंट्स बना सकता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आईडी भी मेच्योर होती है। आपने अपनी पुरानी आईडी ही यूज करनी है। बिजनेस के नाम से फेसबुक का प्रोफाइल नहीं बनाना, फेसबुक का पेज बनाना है। ठीक है। और आपने अपनी आईडी पे जाके बिजनेस अकाउंट बनाना है, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर ऐड अकाउंट बनाना है, उसी बिजनेस अकाउंट में अपना पेज और इंस्टाग्राम अटैच करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका ऐड अकाउंट, सॉरी बिजनेस अकाउंट, और आपकी जो प्रोफाइल है वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। ये लाजमी होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ है, ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज से पहले वज़ू फ़र्ज़ है, वैसे ही आपके बिजनेस अकाउंट, बिजनेस को यूज़ करने से पहले आपका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फेसबुक का आईडी हैक करना सबसे आसान चीज़ है। और अगर आपका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं लगा होगा तो वो बहुत इजीली हैक हो जाती है। और फिर आपके बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हो, उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा रहे हो, तो वहाँ से पैसा गायब हो सकता है। आपने क्योंकि मेरे साथ एक अकाउंट में ऐसा हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है, कि एक ऐड अकाउंट मेरा इस तरह एक आईडी बनाई हुई थी और वो हैक हो गई। तो उस में जो पैसा था वो तो खैर मैंने कार्ड शार्ड तो बंद करवा लिया था, पर पिक्सल पड़े हुए थे उसके अंदर। उसके अंदर मैं बहुत सारी कंपेन्स चला रहा था, तो वो सारी चीज़ें फिर हाथ से चली। ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ों को एक्टिवेट करने में और सब चीज़ों को सेटअप करने में टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा आपका और कोई सवाल है? मुदस्सिर इकबाल, आमना उबैद, अहमद बिलाल, कोई? सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, सर पूछे। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, पूछें। सर ये अभी हम फेसबुक मार्केटिंग सर ये पढ़ तो रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, लेकिन सर आपने कहा था कि डिप्लॉयर स्टोर या एचएससी ड्रॉप शिपिंग से आप कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट अपनी शॉपिफाई पर वो करेंगे। सर हम्म। तो उसमें मैंने डिप्लॉयर स्टोर में किया हुआ है, लेकिन सर वहाँ पर एक चीज है, जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है सर वो मेंशन ही नहीं होती। तो सर ये हमें क्या पता चलेगा कि ये इतनी अमाउंट पे ये मौजूद है वहाँ पर, यार अभी और हम अपने। अभी अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, बेसिकली ये कर रही है फेसबुक का। मैंने आपको पिछले परसों भी बताया था कि इससे जो नेक्स्ट हमारा होगा ना, वो होगा हमारी सोर्सिंग और ये इन सब चीज़ों का। तो हम फिर जी वहाँ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर ये आपने कहा था हम वन ऑन वन भी मीटिंग करेंगे सर, जो सर वो फिर कब होगी? यार वो मैंने पिछले हफ्ते से शुरू कर दी है। 3-4 लोग मेरे पास आए थे पिछले हफ्ते में भी, फिजिकल वाले। तो आप तो मेरे ख्याल से कोयटा में हो, तो इनशाला हम कल परसों से, मंडे ट्यूसडे से ऑनलाइन भी शुरू करेंगे। चलें ठीक है सर। ये वो मैं एक एक इंडिविजुअल को मैसेज कर रहा हूँ उसके लिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और सवाल, कोई क्वेश्चन फेसबुक मार्केटिंग से रेलिवेंट? तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरी कोई आईडी है हम्म। और उसको मतलब मैं उसको अपने यूज में, पर्सनल यूज में आता हूँ, फिर अगर मैं बिजनेस अकाउंट बनाता हूँ तो वो शो होगा पब्लिकली, या जितने मेरे ऐड है लोग? नहीं, आपका बिजनेस अकाउंट का डाटा आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी कभी भी शो नहीं होगा। ठीक। ठीक है। मतलब मैं ये भी मालूम करना चाहूँ कि यार इस बिजनेस अकाउंट का एडमिन कौन है, इस पेज का एडमिन कौन है, इसकी ऑनरशिप किस किस के पास है, तो वो चीज़ें मैं नहीं देख सकता। वो पब्लिकली वो डाटा कभी भी शो नहीं होता फेसबुक पे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, फेसबुक का पिक्सल क्या होता है? व्हाट इज पिक्सल? व्हाट इज फेसबुक पिक्सल? सर फेसबुक पिक्सल एक तरह से सर, मतलब हमारे ऊपर एक जैसे कैमरा फिट होती है कि वो देखते हैं कि किस आपका मतलब क्या इंटरेस्ट हैं, और आपकी ऑडियंस जो है वो किस तरह डेवलप हो रही है, मेरे ख्याल से। सर ये तो एक कोड होता है जो कि फेसबुक शो कर रहा होता है और अपने वेबसाइट पर पेस्ट करना होता है। हाँ, होता कुछ ऐसा ही है।
अब इस टाइम कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलो, ठीक है, और अपने ब्राउज़र में, क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, वो है मेटा पिक्सल हेल्पर की, ठीक है। अब कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, और इस वेबसाइट के ऊपर जो पिक्सल लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ जी, अभी आपको आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो, 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 हेलो। अच्छा, ये अभी हमने एक वेबसाइट खोल ली दराज.pk के नाम से, और यहाँ पे हमने जो पिक्सल इंस्टॉल किया, प्लगइन इंस्टॉल किया, तो इस प्लगइन के ऊपर आ गया कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने पिक्सल अभी लगे हुए हैं। एक पिक्सल डीएक्टिव हुआ है और दो पिक्सल इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अभी दो पिक्सल क्यों लगाए हुए हैं, दो ऐड अकाउंट क्यों चल रहे हैं, ये इसकी लॉजिक में हम बाद में जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने शॉपिफाई के साथ अपना एक पिक्सल को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास वो पिक्सल शो हो जाएगा। अब पिक्सल के ऊपर असल चीज होती है, पिक्सल एक कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाता है, आपकी वेबसाइट में एम्बेड हो जाता है, और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रोल कर रहा है। क्रोल कर रहा है मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर वो हर जगह, हर पेज के ऊपर वो कोड ऑटोमेटिकली लग जाता है, पहुंच जाता है वहां तक, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज पिक्सल नोट डाउन करता है, और वो सारा डाटा कंपाइल करके फेसबुक तक पहुंचाता है, ठीक है। तो फेसबुक बेसिकली इस डाटा को यूज किस लिए करता है? टारगेटिंग करने के लिए, कस्टमर ढूंढने के लिए, आपकी रिपोर्टिंग के लिए, कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है, किस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक आ रहा है, इस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को व्यू किया, उसको रीटारगेट करना है। तो इस प्रोडक्ट को दिखाऊं, इस कस्टमर को रीटारगेट करूं, इसने लास्ट विजिट कब किया था, इसने ऐड टू कार्ट करके बाय किया नहीं किया, इसने कौन सी चीज़ बाय की, कितने की बाय की, कौन सी लोकेशन से बाय की, एक एक चीज़, ये सारा डेटा फेसबुक के पास जा रहा है। और फेसबुक इसको दो तीन डिफरेंट कैटेगरीज में इस डेटा को यूज करता है। पहली कैटेगरी होती है रिपोर्टिंग की, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है रीटारगेट की, ऑडियंस बनाने के लिए, ठीक है, जो कि हमने पहले सेशन में वो ऑडियंस अपनी बनाई और उसको देखा, उसको कंपाइल कर रहे हैं तो उसको रीटारगेट कर रहे हैं। फिर तीसरी ऑप्शन होती है डायनामिक एड्स के लिए, कैटलॉग की, जो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था कैटलॉग्स का, ठीक है, कि वो कैसे डायनामिकली आपकी प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट से उठाता है और फेसबुक पे ऑटोमेटिकली उसके एड्स बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी प्राइस लेके जा रहे हैं वहां पे। तो वहाँ इन चीज़ों के लिए ये सारा यूज होता है। जो मेजर इसका है कि वो है आपकी ट्रैकिंग, एनालिटिक्स, एनालाइज करने के लिए, कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और वो क्या एक्शन कर रहा है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं यहाँ पे। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग के साथ मेरे बिहेवियर क्या हो सकते हैं, कि यार मैं ये एयरबड लेता हूँ 700 वाला। अब मार्केट में जो अच्छा एयरबड है, ठीक है, उसकी प्राइस, एयरपॉड की प्राइस क्या होगी, आई थिंक जो ब्रांड्स के हैं वो मिनिमम 25,000 30,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एप्पल के लूँ तो वो मेरे 50 60 हज़ार के हैं। सैमसंग के जो ओरिजिनल हैं वो भी 30 35 हज़ार के हैं। हवावे के जो ओरिजिनल हैं वो 55 के 60 हज़ार का है, ठीक है। और अगर मैं इसकी चाइना कॉपी में जाऊं, या जो
छोटे ब्रांड्स हैं, ठीक है, ऑडियोनिक हो गया, और स्पेस के नाम से एक ब्रांड है, उसकी भी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लोकल है। इस तरह ना कुछ जो ब्रांडेड हैं वो भी 18,000 15,000 की रेंज में आता है। अब ये वाला जो 700 का लगा हुआ है, ये टोटल चाइना का एक बहुत हल्की क्वालिटी वाला है। तो फेसबुक मुझे, अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ, तो वो मुझे किस कैटेगरी में डालता है, वो उसका मेरे बारे में एनालाइजेशन क्या होगी, या वो मुझे किस इनकम स्ट्रीम में समझता है, या मैं किस तरह की चीज़ें बाय करता हूँ। अब मैंने एक चीज़ बाय की इलेक्ट्रॉनिक की, उसने कहा यार ये इलेक्ट्रॉनिक में या टेक के अंदर ये रेलिवेंट बंदा हो सकता है, ठीक है। दूसरी, कि यार ये सस्ती चीज़ें खरीदता है। अब इस तरह ना मैंने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो उसने बहुत सारे मेरे बारे में सोच किया, और बहुत सारे टैग्स मेरे साथ डाल दिए। अब मुझे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे नजर आएगी ना, वो इन इसी ऑर्डर की बेस के ऊपर होगी, कि यार ये बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, ये बंदा टेक की चीज़ें खरीदता है, मोबाइल एसेसरीज खरीदता है, ये किसी ब्रांडेड वेबसाइट से नहीं ऑर्डर कर रहा है, ये मार्केट प्लेस से जाके ऑर्डर करता है, बहुत सर्च करके सोच विचार करके ऑर्डर करता है। सेकेंडली, बहुत फ्रिक्वेंटली ऑर्डर नहीं कर रहा, और बहुत सस्ते ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो आप वेबसाइट के ऊपर इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो भी करते हो, वो चीज़ें भी ट्रैक होती हैं, ठीक है। जैसे अली एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो छोटे कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं, वो 80% प्रोडक्ट सर्च करते हैं फ्री शिपिंग वाली, ठीक है, और फिर ऑर्डर करते हैं। उनको 40 दिन का भी डिलीवरी टाइम मिले तो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, पर उनको फ्री डिलीवरी वाली प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, ठीक है। और जो इसके अलावा यूरोपियन वाली साइड के ऊपर या अमेरिकन साइड के ऊपर है, वो लोग डिलीवरी चार्जेस देने को तैयार हैं, बट उनको फौरन अपनी डिलीवरी चाहिए। उनके लिए मैक्सिमम जो डिलीवरी टाइम है वो 1.5 से 2 दिन है। उसके बाद उन लोगों की कंप्लेन्स या उन लोगों का जो टेम्परामेंट है, वो इतना देर बर्दाश्त नहीं करते, या वो इतना इंतज़ार नहीं करते प्रोडक्ट का। तो उनको जो डिलीवरी चाहिए वो 1.5 से 2 दिन में चाहिए। पाकिस्तान या इंडिया या इस जैसे साउदर्न एशियन कंट्रीज जो है, यहाँ पे लोग 40 दिन तक भी प्रोडक्ट का वेट कर लेंगे, पर उनको डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करने। अब ये डाटा कहाँ से आता है, ठीक है। ये डाटा फेसबुक को कहाँ से मिलता है, ये डाटा सारा फेसबुक को यहाँ से एक पिक्सल से मिलता है। सिर्फ एक कोड से ये सारा डाटा उनके पास जा रहा है, ठीक है। अब ये कोड लगाना हम लोगों की मजबूरी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर हम ये कोड नहीं लगाएंगे तो हम सेल के ऐड नहीं चला सकते। अगर हमारी वेबसाइट पे पिक्सल नहीं लगा होगा तो हम अपने ऑडियंस नहीं बना सकते। कौन लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, फेसबुक को ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है। फेसबुक से ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर जा रही है। अब कौन लोग वहां पे पहुंचते हैं और वो पहुंच के क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, ये फेसबुक को नहीं पता, ठीक है। कि मेरा कज़न यहाँ से अमेरिका गया, वो अमेरिका पहुंच गया, वहाँ पे किस जगह पे रह रहा है, वो क्या खा पी रहा है, उसने वापस कब आना है, उसके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसका इंफॉर्मेशन, उसकी वो डाटा मेरे पास नहीं आ रहा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुई, ये वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ से चला गया, उसके बाद का कुछ नहीं पता। अब वो वहां से मुझे डाटा देना शुरू करेगा या मुझे बताना शुरू करेगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये पिक्सल टू वे कम्युनिकेशन करता है। ये फेसबुक को जाके बता रहा है कि यहाँ आप एड के ऊपर क्लिक करके आप एक वेबसाइट के ऊपर गए हो, उस वेबसाइट के ऊपर आपने कहाँ पे क्लिक किया, कितना स्क्रॉल किया, कौन सी प्रोडक्ट को देखा, कौन सी प्रोडक्ट को नहीं देखा, किसको ऐड टू कार्ट किया, किसको बाय किया, एक एक चीज फेसबुक इसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है। कि जैसे मैं ये मेन पेज के ऊपर हूँ, और अभी यहाँ से मैं पिक्सल खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल आ रहा है, जैसे हमने फेसबुक एडवर्टाइज करते हुए गोल सेलेक्ट करते हैं परचेज का, तो यहाँ पे जो गोल आ रहा है वो पेज व्यू का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें यूआरएल क्या आ रहा है, ये यूआरएल आ रहा है। अब ये जो यूआरएल आना चाहिए, ये तो द्रास डॉट पी के आना चाहिए,
ये तो facebook.com से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे आगे आईडी लिखी हुई आ रही है। इस आईडी ने क्या, अब इस पिक्सल ने सबसे पहला काम क्या किया, इस पिक्सल ने सबसे पहले मुझे सर्च आउट किया ऑन फेसबुक। ठीक है, उस आईडी के साथ ये कोड डाल दिया आईडी का, पेज व्यू का गोल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, कि ये गोल अचीव हो गया, इस बंदे ने इस पेज को व्यू किया। यूआरएल कौन सा था, द्रास.pk। उसके बाद हेडर और ये सारे फिर आगे वो कोडिंग लैंग्वेज चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस एक हेडिंग का नाम फ्लैश सेल है, तो यहाँ पे फ्लैश सेल लिखा हुआ है। ये देखो, मैं होम पेज हूँ, उस पर फ्लैश सेल लिखा हुआ आ रहा है। इफ मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्लैश सेल पे, ठीक है, फॉल्स। तो ये अपनी सारी वो कोडिंग वाली लैंग्वेज चल रहा है। ठीक है, अब मैंने किसी एक कैटेगरी को खोल लिया। लेट्स सपोज मैंने खोल लिया मैन फैशन को, मैन फैशन में मैंने खोल लिया टी शर्ट्स एंड ट्रंक्स को, और यहाँ से मैंने खोल लिया। अब मैं इस कैटेगरी वाले पेज के ऊपर गया तो यहाँ पे पेज व्यू तो आ रहा है। ठीक है, कि पेज व्यू ने अब इसको सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस कैटेगरी पेज पे चला गया हूँ। बट यहाँ पे इसने एक जो इवेंट है वो और ट्रिगर हो गया, एक इवेंट और ट्रैक करना शुरू कर दिया, वो है व्यू कैटेगरी, कि मैं किस कैटेगरी के ऊपर, किस कैटेगरी के पेज के ऊपर हूँ। तो मैं टी शर्ट्स के ऊपर हूँ, ये टियर 5 है। टियर 5 मतलब होम से फैशन, ये टियर 1। टियर 2 मेन, टियर 3 क्लोथिंग, टियर 4 कैजुअल टॉप्स, और ये टियर 5, कि मैं 5वीं लेयर के ऊपर हूँ इस टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटेंट क्या शो हो रहा है, यहाँ पे मेन फैशन में, फैशन में, मेन में, क्लोथिंग में, कैजुअल टॉप्स में, टी शर्ट्स के ऊपर हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी का फ्लो चार्ट या हायरार्की। फिर इस कंटेंट के कुछ आईडीज जनरेट कर दिए इसने, वो शो करा दिए, कंटेंट ने फैशन है और पेज टाइप का ब्रांड। तो ये कुछ उसने डाटा को कंपाइल कर लिया। ठीक है, और ये इस पेज का यूआरएल दे दिया कि इस पेज के ऊपर मैं हूँ। मैंने यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट को ओपन किया। प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा ब्रांड है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा टीयर आ रहा है। फिर क्योंकि यहाँ तक टीयर आ रहा है, उसके बाद फिर ये आगे प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया। ये प्रोडक्ट का नेम है, ये इसकी प्राइस है, जो कि फुल प्राइस आ रहा है, डिस्काउंट वाला नहीं। ठीक है, जो फुल प्राइस है वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। करेंसी इसकी क्या है, पिक्सल की लोकेशन क्या है, यूआरएल कॉल्स कौन से हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा डाटा फेसबुक के ऊपर, हमारे जिस वेबसाइट के ऊपर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो डाटा सारा ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब हमें इसका नुकसान क्या है, इसका हमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा ऐसा पर्सनल डाटा शेयर नहीं हो रहा। सॉरी, ऑब्वियसली पर्सनल डाटा हमारा शेयर हो रहा है। पर्सनल डाटा क्या शेयर हो रहा है, कि इस ब्राउज़र के ऊपर क्या क्या खुला हुआ है, इसकी कुकीज़ में, इसके कैशे में, वो सब चीज़ें हिडनली सारी रोटेट हो रही हैं, वो सारी मूव हो रही हैं। नुकसान इसमें ये नहीं हो रहा कि वो पब्लिकल डाटा शो नहीं हो रहा। मैं अगर किस चीज़ को बाय कर रहा हूँ तो ये सिर्फ फेसबुक को पता है, फेसबुक इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करता। ठीक है, या इवन फेसबुक के ऊपर जाके, मुझे मेटा के ऊपर भी जाके परचेज नजर आती है कि एक परचेज हुई है, किसने बाय की है वो मुझे शॉपिफाई से पता चलता है। मेरा एड्रेस क्या है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, वो सारे का सारा डेटा मुझे शॉपिफाई से मिलता है, वो मुझे फेसबुक से नहीं मिलता। ठीक है, तो फेसबुक इस तरह का कोई भी डाटा किसी भी एंड के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर इसको शो नहीं करता। अच्छा, मुझे फ़ायदे क्या हो रहे हैं, मुझे ऑडियंस मिल रही है, मुझे पता चल रहा है कि कितनी ट्रैफिक है, जो कि कितने लोग हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वो कितना टाइम स्टे कर रहे हैं, वो किस पेज के ऊपर जा रहे हैं, वो किस कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन, ये सारे का सारा डाटा मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर मिलता है। ठीक है। फिर जेंडर हो गया, एज हो गया, इस टाइप की चीज़ें, ये सारी क्लासिफिकेशन, ये सारी डेमोग्राफिक्स, ये सारे इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं मेटा के ऊपर जाके। फिर मुझे टारगेट्स मिल रही हैं, टारगेटिंग मिल रही है। ठीक है। कि लेट्स सपोज मैंने टी शर्ट्स को टारगेट में डाला कि वो लोग जो कि टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, शर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, वेस्टर्न वेयर में इंटरेस्टेड हो, उनको मेरे ऐड दिखाए। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये वाला भाई टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कि ये वाली बीबी वेस्टर्न वेयर में इंटरेस्टेड है? उसने किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट में जाके, यहाँ पे क्लोथिंग कैटेगरी में जाके यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्लेस किया होगा, किसी प्रोडक्ट को देखा होगा, किसी प्रोडक्ट को व्यू किया होगा, बाय किया होगा, एड टू कार्ट किया होगा। यहाँ से फेसबुक को एक्चुअली में डेटा फीडिंग होती है। ठीक है। कि यार इस बंदे ने यहाँ पे बैठ के आज इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, कल इसने इस प्रोडक्ट को किया, परसों इस प्रोडक्ट को किया, 5-7 ऑर्डर किए, तो एग्जैक्टली फेसबुक के पास आपका एक्चुअल में डाटा पहुंच गया। और देन फेसबुक ने उसके ऊपर प्रोडिक्शंस करना शुरू कर दी कि यार पहले इसने ट्राउजर खरीदा, अब इसने शूज खरीदे हैं, अब ये जैकेट खरीद रहा है, अब इसने हेलमेट खरीदा है, ये लाजमी बाइक पे ना कोई वो शूटर शूटर लौंडा बन के नॉर्दर्न एरियाज में जाने के प्लान कर रहा है। तो मतलब वो इस आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से गेस करना शुरू करता है। अब उसके गेसेस क्या हैं और किस बेस के ऊपर हैं, और उस उन गेसेस में एक्चुअली में क्या चीजें होती हैं। कि ये मैंने आपको पहले भी समझाया, बताया था कि फेसबुक आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी एंड पे, किसी भी तरह से। वो सिर्फ आपके थिंकिंग पैटर्न्स जानना चाहते हैं, वो आपके बाइंग बिहेवियर जानना चाहते हैं। ठीक है। वो आपकी पॉकेट साइज जानना चाहता है कि यार मैं आपको iPhone 15 के ऐड दिखा दिखा पागल हो गया, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे? ठीक है। मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ कि यार ये लिवाइस की ओरिजिनल टी शर्ट 8,000 रुपये ओनली की है, बट आपको तो चाहिए दराज के ऊपर जाके विंटेज की 2 नंबर कॉपी के पैक ऑफ 5 मुझे मिल जाए 1,500 रुपये में। ठीक है। तो आपके बिहेवियर्स क्या हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी रियलिटी में क्या है, और उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए तो आप इंगेज होगे, आप बाय करोगे। और ये पूरा प्रोसेस क्यों है, किस लिए है? कि आज अगर फेसबुक से मुझे 5 ऑर्डर आए हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं फेसबुक पे कल ज़्यादा पैसे लगाऊं और मैं 10 ऑर्डर लूं, मैं 15 ऑर्डर्स निकालूं, मैं 50 ऑर्डर्स निकालूं। तो मैं जितने ऑर्डर्स बढ़ाता जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी स्पेंडिंग भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। जितनी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी उतना फेसबुक का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो फेसबुक ये सारी की सारी चीजें आपको अकोमोडेट इसलिए कर रहा है ताकि वो आपको अपनी एड्स को बेच सके। फेसबुक अपने एड सेल करता है, एडवर्टाइजमेंट को बेचता है। ठीक है। और वो ये सारी चीजें कर रहा है सिर्फ अपनी उस प्रोडक्ट को मजीद रिफाइन करने के लिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल सादा वैसे ही है कि एक रेडी पे एक बंदा फ्रूट बेच रहा है, तो वो हर कुछ देर बाद अपने फ्रूट पे कपड़ा मार रहा होता है, सब्जियों को कपड़ा मार रहा होता है, या पानी लगा रहा होता है, ताकि वो फ्रेश रहे, दिखने में साफ रहे, लोग आके बाय करें। तो ये फेसबुक भी अपनी उस फ्रूट को, सब्जी को साफ कर रहा है, पानी लगा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करें। तो फेसबुक अपने एड्स को बेचता है, एड्स को सेल करता है, और ये सारी की सारी सर्विसेज इसलिए दे रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके एड्स को बाय करें। ठीक है। तो ये आपका पिक्सल पिक्सल समझ में आ गया, वर्किंग बैकग्राउंड, और क्यों चलता है, कैसे चलता है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास?
अच्छा, किसी को फेसबुक पे अभी तक ऐड लगाना ना आता हो कि नहीं यार मुझे ना ऐड लगाना नहीं आता, ऐड कैसे लगाते हैं? हाउ टू लगाना ऐड ऑन फेसबुक? जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब के ऊपर वो कमेंट्स में आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो कमेंट्स में क्वेश्चन कर दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट इज फेसबुक एड्स लगाना? यार आप लोग बोलते नहीं, मज़ा नहीं आता है। फेसबुक पे ऐड लगाने का तरीकाकार क्या है? फेसबुक पे ऐड लगाने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन गिवन ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ योर एड मैनेजर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप बजट वगैरह सेलेक्ट करोगे, अपनी टारगेटिंग बताओगे, लोकेशन बताओगे, एज ग्रुप बताओगे, किसको आपने एडवर्टाइज करना है, जेंडर बताओगे, प्लेसमेंट बताओगे और उसके बाद अपने क्रिएटिव्स के वीडियो को अपलोड कर दोगे और कैप्शन वगैरह दे के, लिंक वगैरह दे के अपने ऐड को बना लोगे, ऐड को क्रिएट कर लोगे। ऐड बनाना कोई मुश्किल काम है? फेसबुक पे ऐड लगाना क्या मुश्किल काम है या नहीं है? क्या आसान काम है? क्यों अहमद रजा समो? क्या फेसबुक पे ऐड लगाना मुश्किल काम है या आसान काम है? जी मैं सामना, आप बताएं। यार आप लोग चुप रहोगे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्या फेसबुक पे ऐड लगाना मुश्किल काम है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है कि इसको किस तरीके से हमने कौन सा ऐड लगाना है और किस ऐड सेट में लगाना है। ये चीजें जरा समझने वाली हैं। मुश्किल तो नहीं है, इजी है, लेकिन एक दो दफा प्रैक्टिस करने पे हमें उसको जो है वो मजीद आसान हो जाएगा। आपके दिमाग में भी इस टाइम मुश्किल चीज़ क्या है? कोस्टिंग करना और ऐड किस वैल्यू पे लगाना है, ये चीज मुझे थोड़ी वो लग रही है। ठीक है। और अगर मैंने ऐड लगाया और कस्टमर ना आए तो फिर मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, ये मुश्किल लग रहा है। अच्छा, पहला सवाल, आपकी ऐड की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए? आपकी ऐड की जो कॉस्टिंग है अच्छा, आपकी जो ऐड की कॉस्टिंग है बेसिकली वो ये आप पूछ रहे हो कि आप एक एड सेट पे कितना बजट रखें पर डे के ऊपर और कितनी स्पेंडिंग होनी चाहिए। बहुत सिंपली कि आपके एक एड अकाउंट की जो कॉस्टिंग होनी चाहिए वो एज पर योर मीडिया प्लान होनी चाहिए। ठीक है। अब आपका मीडिया प्लान क्या कहता है? जो कल हमने एक छोटा सा एक्सेल शीट बनाने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको कभी भी अभी तक बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आपने बनाने की कोशिश की होती तो आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आता और आप ग्रुप में शेयर करते। खैर, अच्छा ग्रुप में ना अक्सर मैं बताता हूँ आपको बाद में। सो आपने क्या करना है कि आपने एक मीडिया प्लान बनाना है। उस मीडिया प्लान के अकॉर्डिंगली 20 से 25% आपकी स्पेंडिंग लिमिट होनी चाहिए स्टार्ट में, कि मुझे 25% या 30% मैक्सिमम के ऊपर स्पेंडिंग करनी है और मार्केटिंग स्पेंड रखना है और ऑर्डर्स लेके आने हैं। आपके ऑर्डर्स के प्लान क्या है या आपके टारगेट्स क्या है तो वो आप एक शीट बनाओगे तो आपके सामने आपका बजट बन के आ जाएगा कि इतना बजट है आपके पास। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसकी प्राइस 1499 रुपये है और मेरा टारगेट ये है कि मैं इस एक महीने में 200 ऑर्डर्स लेके आऊँ। तो उसके हिसाब से उसका 30% पे मार्केटिंग स्पेंड कितना बनेगा,
कॉस्ट पर ऑर्डर कितने बनेंगे, तो टोटल स्पेंडिंग कितनी बनेगी। ठीक है। अब पूरे महीने की कॉस्ट, टोटल स्पेंडिंग, लेट्स सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए आ गई, तो उस 2 लाख को मैं डे वाइज स्पेंड डिवाइड कर लूंगा कि मेरे पास 2 लाख रुपया पूरे महीने का है, तो 31 दिनों का कितना बजट होगा। ठीक है। तो ये मेरे सामने एक नंबर आ जाएगा कि लेट्स सपोज 2 लाख डिवाइडेड बाई 30 करें तो 75,000, 75, 310, 210, तकरीबन 65,000, 68,000। ठीक है। 68, हाँ 6800 पर डे के ऊपर, 6,800 कुछ। तो अब इस में फिर सेकंड में काम क्या करूंगा, मैं इस अमाउंट के ऊपर एक एड स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि अब मैं लेट्स सपोज 6,000 या 7,000 रुपये डेली का स्पेंड करना है, तो उस 6,000 7,000 की ब्रेक डाउन क्या होगा, इसमें ट्रैफिक के कितने ऐड होंगे, इसमें पोस्ट एंगेजमेंट के कितने ऐड होंगे, कितने पैसे के ऐड होंगे, इसमें सेल का कितना होगा, इसका फीमेल पोर्शन कितना है, इसका मेल पोर्शन कितना है, कितना पैसा है जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे लग रहा है, कितना पैसा है जो कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर लग रहा है, कितने पैसे की मैं वीडियो चला रहा हूँ, कितने की इमेज चला रहा हूँ। तो ये सारी आपने बनानी होंगी अपने एड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। आपको मीडिया प्लान लेट्स सपोज समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं किस हिसाब से मीडिया प्लान बनाऊं, तो आप बहुत सिंपल काम ये करो कि आप जितने की प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका 1.5 या 2% अपना एड स्पेंड रख दो। ठीक है। आप इतनी लंबी छोटी प्लानिंग में अगर नहीं जाना चाहते हो, वैसे जाना चाहिए आपको, टू बी वेरी ऑनेस्टली और फ्रेंकली, के प्लानिंग करके थ्रू प्रॉपर प्लान चीज़ें नहीं करोगे तो आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो प्रेफरेबल यही है कि आप स्टार्ट में अपने ये प्लानिंग करो, उसके बाद अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करो। आप प्लानिंग वगैरह ये वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप सिंपली अपनी जो सेलिंग प्राइस है, लेट्स सपोज मैं 2,000 की चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं उसका पर डे का बजट जो स्टार्टिंग है वो 3,000 से 4,000 के बीच में रखूँ। ठीक है। मतलब 1.5 पर टाइम्स या 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स बनेगा 3,000 और 2 टाइम्स बनेगा 4,000। तो मैं 3,500, 3,200, 3,400 या मिनिमम 3,000 भी बजट रख के अपने एड्स को चलाना शुरू कर दूं। बिल्कुल फ्रेश एड, फ्रेश पिक्सल, बिल्कुल जीरो सब कुछ। 15 दिन तक आप स्पेंडिंग करोगे और इस चीज को भूल जाओगे कि आपको इसका कुछ रिटर्न भी आना है, इसका कुछ सेल भी आना है, जीरो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। अगर आपका कुछ सेल आ जाती है तो वो आपको बोनस है, नहीं तो हम उस पहले 10-15 दिनों में सेल को अप्रोच भी नहीं कर रहे। पहले 10-15 दिनों में हमारा टारगेट क्या है, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात बताऊं एक्सपीरियंस के साथ, कि आपका जिस टाइम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती है तो 10-15 हज़ार रुपये आपका पिक्सल वार्म अप होते हुए, आपके अकाउंट एक्टिवेट होते हुए, ऑडियंस फाइंड करते हुए, उन सब चीज़ों में 15 से 20 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाता है। ठीक है। और ये होता ही होता है, आप कुछ भी कर लो। या तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डील दे रहे हो, जैसे लेट्स सपोज इस टाइम पूरी दुनिया को पता है आईफोन 15 की प्राइस क्या है, मैं ओरिजिनल और सब कुछ एक नंबर आईफोन हाफ प्राइस पे दे रहा हूँ, उसका मैं ऐड चलाता हूँ, तो वो एकदम से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें पिक्सल, ऑडियंस, वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक डील दे रहा हूँ, एक ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके कार से अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहे हो तो वो आपको स्टार्ट में हेल्प कर देती है, वो आपको स्टार्ट में ऑर्डर्स लाने में पुश कर देता है। अब लेट्स सपोज कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और मैं उस पर मरिंगा बेच रहा हूँ 1,200 रुपये का, और ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट पूरी मार्केट में 900 से 1,200 की ही सेल हो रही है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। ठीक है। मिनिमम 900 की है, मैक्सिमम 1,200 की है, तो मैं मैक्सिमम वाले पोर्शन प्राइस के ऊपर ही था। ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं की, मैं किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं करवाई, मैंने कोई शॉर्ट आउट नहीं लिया, मैंने कोई प्री हाइप नहीं की, मैंने वेबसाइट लॉन्च करने से पहले अखबारों में ऐड और बिल बोर्ड्स और बैनर्स कुछ भी नहीं किया। ठीक है। मैंने बिल्कुल छोटे से बजट के साथ अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो 15 से 20 हज़ार रुपया मेरा लगेगा मेरे तमाम ऑपरेशन, तमाम मशीनरी को एक्टिव होने के लिए।
वंस वो एक्टिव होगी तो वो फिर परफॉर्म करना शुरू करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। सेकेंडली, जो ई कॉमर्स का काम है ना, वो काम है सब्र वाला। अगर आप में सब्र नहीं है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो ये ई कॉमर्स का काम आपके लिए नहीं बना हुआ। तब आप फिर जाके फिशिंग करो, क्योंकि दुनिया में ये कहा जाता है कि फिशिंग में सबसे ज्यादा सब्र रिक्वायर्ड होता है। आप दुनिया के किनारे बैठ जाते हो मछली का वो फिशिंग रॉड पकड़ के, और इंतजार करते हो कि कभी कोई मछली आए और वो मेरे कांटे में फंसे और मैं उसका शिकार कर लूं। अच्छा जी। हाँ, सर ऐड के लिए न्यू इमेजेस एंड वीडियोस बनाएंगे सर, मिनिमम कितना सीपीयू होना चाहिए? देखिए, मिनिमम कितना होना चाहिए ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी मुझे 1 रुपए में एक ऑर्डर है, मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर 1 रुपया हो, या 1 रुपया भी ना हो, 1 रुपये में भी 6 ऑर्डर्स आ रहे हो मेरे पास। ठीक है, वैसे एक दफ़ा मैंने ये जिंदगी में एक दफ़ा ऐसा सीन भी देखा था। ठीक है, कि हमारा टोटल स्पेंड जो था वो 20-25 हज़ार था, 28 हज़ार था, और जो टोटल सेल थी वो 1.6 बिलियन की थी। 1.6 अरब रुपए की सेल थी और टोटल स्पेंडिंग 28 हज़ार। वो था आपका कोविड का जो बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम। और उस टाइम वो जो ऑक्सीमीटर था ना, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं था। वो एक ही हमारे पास अ, बंदा था, चाइनीज था, वो उसका स्टॉक पाकिस्तान में पड़ा हुआ था ये ऑक्सीमीटर का। तो उसको उसके लिए एड्स लगाना शुरू किए। बट उसमें तो बहुत 90% ऑर्डर रिटर्न कैंसिल हो गए थे, क्योंकि शिपमेंट होने में बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि जो पहला लॉकडाउन था ना, वो तो बहुत ही क्रेजी सूरत हाल थी उस टाइम। कोरियर को नहीं पता था पिकअप होनी है नहीं होनी है, कैसे चलना है, तो बहुत ही अजीब सा सिस्टम हो गया था। बहुत उनके ऑर्डर कैंसिल भी होते, फिर भी वो एक उसकी सेल अच्छी खासी थी। खैर, ये सीजनल ऐसे ही आपकी कोई ना कोई सेल आ जाती है। अभी जिस तरह मैं आपको उस दिन भी बता रहा था स्टूडेंट को कि इस टाइम थर्मल बिक रहा है, क्योंकि सीजनल आइटम है। और लोगों को पता है कि ये दिसंबर एंड पे और जनवरी में खास तौर पे पंजाब वाली साइड पे एकदम से सर्दी आएगी और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की सर्दी हो जाएगी। ठीक है, तो वो थर्मल वेयर जो होता है वो लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने तकरीबन उसको 15-16 वेबसाइट्स पे लगवाया है। स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनको दिए, और सबके पास सेल आ रही है और बहुत अच्छी सेल आ रही है। बट इसकी सेल जनवरी मिड तक जाएगी, उसके बाद एकदम जीरो हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ये क्योंकि जिन्होंने लेना है ना, वो इससे पहले पहले ले लेंगे। और आपकी जो सर्दी का टेन्योर है वो मैक्सिमम फरवरी मिड तक ही पीक सर्दी रहेगी। उसके बाद जैसे आजकल सर्दी का है, ना सर्दी है ना गर्मी है, वैसा ही मौसम आ जाएगा। खैर, हम बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेटा एड पॉलिसीज एंड कॉम्प्लाइंस, फेसबुक ने अपने ब्लूप्रिंट्स दिए हुए हैं। फेसबुक एड पॉलिसी लिख के सिर्फ गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारी एड पॉलिसीज मिल जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी हैं, वो इतनी लंबी लंबी पॉलिसीज हैं जो कि रीडेबल नहीं है। एक नॉर्मल मेरी तरह का इंसान उनको पढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने इमेजेस के थ्रू और वो सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। वो आप जाके रिसर्च करो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप फेसबुक पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे गन है, ड्रग्स है, सुपारी किलिंग और मर्डर और किलिंग, इस टाइप के ना। जिस तरह वो मॉस्किटो किलर भी लगाते थे ना, तो वो मॉस्किटो किलर भी नहीं लगा सकते, उसके लिए मॉस्किटो रेप्लिकेंट ऐसा कुछ नाम होता है, वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस मॉस्किटो किलर पे भी ऐड लगाओगे ना, वो ऐड भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इमेजेस आप बॉडी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते, आप स्किन टोन बहुत ज़्यादा मतलब जूम करके एड्स अपने वो नहीं दिखा सकते हो। आप ऐसी नाजेबा तस्वीरें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकल या मजहबी जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात नहीं कर सकते, ऐसे किसी को बूस्ट नहीं कर सकते जिसमें
किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हो, किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात की जा रही हो, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक कि जिससे लोगों के दिल आज़ारी हो सकती है, आप उसको बूस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली फेसबुक इस हद तक उस चीज़ को डिग डाउन नहीं करता, बट लोग उस पर रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन लाजमी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या नहीं कर सकते, आफ्टर बिफोर के नहीं यूज़ कर सकते हो, आपके ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं और इवन आपके अकाउंट भी बंद हो जाते हैं। क्या आपने दिखाया कि यार पहले रज़ा के ऐड इतने पीले होते थे, फिर उसने ये टीथ वाइटनर यूज़ किया और अब उसके ऐड इतने सफ़ेद हो, अब उसके दांत इतने सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर बिफोर वाला जो है ना, ये फेसबुक ये एक समझता है कि ये मिसलीडिंग कस्टमर के मिस कस्टमर को मिसलीड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे वेट के लिए तस्वीरें यूज़ की जाती हैं कि पहले वो मेरी तरह का बहुत स्लिम स्मार्ट था, फिर वो उसने ये मेडिसिन खाई और वो और स्मार्ट हो गया, ठीक है। ये पहले वो बिल्कुल अ, मोटा ताज़ा था और उसके बाद फिर वो बॉडी बिल्डर बन गया जी, 1 महीना ही मेडिसिन खाने के बाद। या वो छोटा सा था, उसकी हाइट इतनी बड़ी होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आप लीगली मेडिसिन नहीं सेल कर सकते हो, ड्रग्स नहीं सेल कर सकते हो, गन्स एनिमेशन इस टाइप की चीज़ें नहीं बेच सकते हो। आपका जो एड है वो बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रोनाल्डो होना चाहिए। fruits, देख सकता हूँ यहाँ पे। सर लेकिन मैंने बहुत सारे ऐड देखे हैं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर भी यूज हो रहा होता है। अच्छा, मैं उसका आपको एक तरीकाकार बता सकता हूँ। तरीकाकार नहीं, खैर वो क्यों चल रहे हैं। देखो, मैंने फेसबुक के ऊपर एक ऐड चलाया, ठीक है, और फेसबुक ने उसको बहुत ज़्यादा डिग डाउन स्टडी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है फेसबुक पे एक टाइम में कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार फेसबुक के पास जो आपके एडवर्टाइज हो रहा है उसका पैसा भी तो आ रहा है, तो उसने कहीं पे खुद से लूप होल्स रखे हुए हैं कि यार चलो एक ऐड को मैंने चलने दिया, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 6 दिन चला वो, उसके पैसा भी आ गया, उसके बाद उस ऐड को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पॉलिसी को भी मेंटेन रखना है, एसओपीस को भी मेंटेन रखना है, और पैसा भी कमाना है, ठीक है। तो वो जब तक ऐड पकड़ा नहीं गया तब तक वो ऐड चल रहा है, वो जिस दिन ऐड पकड़ा जाएगा वो उस दिन बंद हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने ये खोल लिया, आप क्रिप्टो करेंसी की प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज क्रिप्टो करेंसी सर्विस इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन लीगल क्रिप्टो, ठीक है। या वो क्रिप्टो करेंसी नहीं कर सकते, डेटिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गैम्बलिंग, पर्सनल हेल्थ अवेयरनेस, अल्कोहल, सोशल इश्यूज, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, इस तरह आप पॉलिसी में जाओगे तो आपको बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स पे जाओ, मेरे ख्याल से ये उन्होंने एक अ, लेकिन सर अगर हम कोई पिक्चर लगाते हैं जिसमें मतलब हम उर्दू में लिखते हैं तो वो भी कैच कर लेगा ये। यार उर्दू में इतनी जल्दी कैच नहीं करता, बट करेगा, पर इतनी जल्दी कैच नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, सिर्फ आपके जो अपना है ये एड को कैच नहीं कर रहा, क्योंकि पिक्सेल्स के थ्रू आपका वेबसाइट का कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा यार मैं कोई भी ऐड लगा रहा हूँ ना तो वो ऐड रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो एक ऐसी हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा था जो कि आप लीगली तो बेच सकते हो, पर इखलाकी तौर पे वो नहीं बेच सकते हो, ठीक है एक ऐसी प्रोडक्ट। तो वो कह रहा है कि मेरे ऐड ना बार बार ना रिजेक्ट हुई जा रहे हैं। अब मैंने उसको बोला यार तू बेशक उर्दू में बात कर रहा है या उर्दू में अपने ऐड लगा रहा है, बट तेरी वेबसाइट पे सारा कंटेंट इंग्लिश में जो कि रीड हो रहा है, या तो पिक्सल रिमूव करो और फिर ऐड चलाओ, तो फिर कोई आपको रिजेक्शन नहीं आएगी, या अपनी वेबसाइट को भी सही उर्दू में कर दो, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐड पॉलिसीज हैं कि आप किस तरह से उसको चैनलाइज करते हो, कैसे आप उसको स्टैंडर्ड करते हो। कौन पढ़ता होगा यार इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन पिक्सल के बिना सेल नहीं आती फिर, या आती है सेल?
नहीं देखो, सेल आती है बट उस सेल को ट्रैक नहीं कर सकते, उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते हो। खैर यार, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। अब मैं आपको एक क्रीम बेच रहा हूँ, वो रंग गोरा करने की क्रीम, ठीक है। मुझे पता है कि यार इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं 200 रुपये की आपको क्रीम बेच देता हूँ। आपने जिंदगी में मुझसे एक दफ़ा ही लेनी है, उसके बाद आप मेरे रिटर्निंग कस्टमर कभी नहीं बनोगे, क्योंकि वो इतनी थर्ड क्लास किस्म की क्रीम होगी कि आप कभी भी उसको बाय दोबारा मुझसे नहीं लोगे। मुझे आपको रिटारगेट करना ही नहीं है, मुझे आपका डेटा चाहिए नहीं, ठीक है। तो इस तरह की ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपकी थिंकिंग, आपकी सोच और उन सब चीज़ों पे वेरी करता है। तो ये बहुत सारी फेसबुक की यहाँ पे एड पॉलिसीज हैं, बहुत कम्युनिटी गाइडलाइन है, शॉर्ट क्या होना चाहिए, द लॉन्ग और फॉलो मेंटेन। इसको ना अगर पढ़ लो तो मुझे भी बताना क्या लिखा हुआ है। ये एक और बड़ी लंबी सी डॉक्यूमेंट आगे, फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, एवरीडे पीपल यूज फेसबुक, कुछ बता रहा है चाचा। Meta is where more than 3 billion people worldwide connect and share. Our platforms are at their best when people feel empowered to express themselves. But that doesn't mean every post or comment is allowed. It's important for us to draw clear lines and keep abuse off our platforms. That's why we've developed our global community standards, which apply to all content posted on Facebook and Instagram. These standards are based on established norms and input from experts in fields like technology, public safety, and human rights. The community standards apply to everyone and outline what can and cannot be shared. For instance, while opinions and debate are allowed, bullying and harassment are not. Neither are hate speech and incitement to violence. These posts and the people behind them will be removed from our platforms. We are constantly working to make Meta a place where everyone can feel safe to connect, create, and build community. खैर, इस वीडियो से भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हेट स्पीच को भी नहीं अलाउ करता फेसबुक। और इसके अलावा आप किसी के बारे में को बात करते हो, बुलिंग करते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो, तो वो फिर वायलेशन में चला जाता है और रिमूव होता रहता है। फिर एक और सेलर्स के लिए जो पॉलिसी होती है कि आप रेप्लिका नहीं बेच सकते हो, आप किसी ब्रांड का लोगो नहीं यूज़ करो, आप वो इमेजेस यूज़ नहीं करो जो कि किसी और वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है जिसके ऊपर ऐड चल रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज लेते हो, इंटरनेट से लेते हो, तो उसको एडिट लाजमी करो, भले उसको रीसाइज करो, उस पर अपना लोगो लगा दो, उसका कलर बैलेंसिंग कर लो, बेशक मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लो और उसी स्क्रीनशॉट को आप एडिट कर सकते हो, ये आपके मोबाइल पे भी ऑप्शन है, ठीक है। आप उसी को इंस्टाग्राम के ऊपर जाके अपलोड करो और वहां से उस पर थोड़े से फिल्टर्स ऐड कर दो और उसको लगा दो, ठीक है। तो उसमें एक डॉट भी आप डाल दोगे ना, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सुसाइड वाली भी या सेल्फ इंजरी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या नाम है तुम्हारा, वाओ 5 क्लब, मुश्तबा, हाँ। ये तुम जाके कह रहे जो मेरी सेल नहीं आ रही, मेरे रेटिंग चल रहा, मैं सुसाइड करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह की पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हो, इसको बूस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज है। और अगर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट शूट खुद कर रहे हो या इंटरनेट से भी उठा रहे हो, तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से ग्राफिक्स बना रहे हो, अच्छे से कंटेंट बना रहे हो, आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जो कि एक नेगेटिव वर्ड कंसीडर हो। जैसे वेट लूज भी एक नेगेटिव वर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वेट लूज के नाम पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ठीक है। और वो कुछ मेडिसिन भी उसमें आती है, ज़्यादातर मेडिसिन ही आती है, और मेडिसिन को बेचना इनलीगल है फेसबुक के ऊपर। अब मेडिसिन के जो एड लगा रहे हैं वो कौन से ब्रांड्स है, ठीक है, वो दवाई डॉट पी के। अब दवाई डॉट पी के मेडिसिन बेच रहा है, पेनाडोल बेचता है और बाकी चीजें बेचता है। वो एडवर्टाइज कैसे करता है, वो एडवर्टाइज करता है सर्विस को, ना के प्रोडक्ट को। वो कभी भी पेनाडोल लगा के उसका एड नहीं लगाएगा कि मुझसे पेनाडोल खरीद लो। वो ये ऐड लगाएगा कि अगर आपको पेनाडोल चाहिए तो मैं आपको आपके घर पे डिलीवर करता हूँ। वो अपनी सर्विस को बेच रहा है, ठीक है। डॉक्टर्स जो है वो अपनी सर्विस को बेच रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले अपनी सर्विस को एडवर्टाइज कर रहे हैं।
कि आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए, आप हमारे स्टोर पे आओ या हमारी ऐप पे जाओ या हमारी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दो, हम आपको डिलीवरी दे देंगे। फ्री पिकअप की ऑप्शन है, कुछ भी, मतलब वो अपनी सर्विस को ऐड कर बेच रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे। ठीक है। तो आप प्लान कैसे करते हो, आप अपनी चीजों को बेच कैसे रहे हो, लोगों को दिखा कैसे रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आज सेशन स्टार्ट में भी डॉक्टर शाइस्ता ने ये कहा था कि फेसबुक एक मार्केट सोशल मीडिया नहीं है। ठीक है। फेसबुक प्योरली एक मार्केटिंग चैनल है। बट लोगों को प्रिसाइज क्या दिखाया जाता है, लोगों को, जिस तरह अभी हमने एक वीडियो देखी तो उसमें क्या बताया था जी, फेसबुक से 3 बिलियन लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और मैसेजेस भेजते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये 3 बिलियन लोग क्यों फेसबुक के ऊपर आए? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, या फेसबुक को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आए हैं यहाँ पे। जैसे ही फेसबुक के ऊपर आबादी बढ़ती गई, वैसे ही एडवर्टाइजर्स बढ़ते गए, मार्केटर्स वहां पे आना शुरू हो गए। ठीक है। अब जैसे कि बहुत नॉर्मली यार, किसी घर फोदगी हो जाती है ना, तो वो बाहर टेंट लगा के लोग बैठे होते हैं। ठीक है, गलियों में या सड़कों पे। कुछ जो ये हैं रेडी वाले, देखते हैं यहाँ पे 10-15 लोग हैं, अपनी रेडियन लेके वहां पे आ जाते हैं। कुछ छली बेच रहा है, कोई दाने बेच रहा है, या कोई कुल्फी बेच रहा है। तो जहां पे ऑडियंस होगी, वही ऑडियंस खरीदार बनेगी। तो मार्केटर को वहीं पहुंचना है जहां पे ऑडियंस होगी। ठीक है। आज मैं गुजर रहा था एक जगह से, मार्केट के पास से, तो मैंने देखा वहां पे ना सफायर के जो, आज क्योंकि लास्ट दिन था सफायर की सेल का, तो आज भी वहां पे काफी ज्यादा रश था। तो जितनी ऑडियंस खड़ी हुई थी ना, ठीक है, उनकी गाड़ियां पार्क और वो काफी रोड वहां से ब्लॉक हुई हुई थी। और जितना रास्ता बच गया था ना उन गाड़ियों की पार्किंग के बाद मेन रोड के ऊपर, वो रास्ता घेरा हुआ था ये रेडी वालों ने। कि लोग अब गाड़ियों में बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी फैमिलीज का। ये उनको जाके को पानी की बोतल बेच रहा है, को कुल्फी बेच रहा है, को चाय बेच रहा है, को मूंगफली बेच रहा है। ये सारे लोग मार्केटर्स हैं। इनको जहां पे आबादी नजर आएगी, जहां पे सेल अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, ये अपना सामान लेके वहां पे, अपना मंजिल लेके वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अपने आप को इस लेवल का मार्केटर बनाओ, और मार्केटर आप हमेशा अपने दिमाग से बनते हो। आप कभी भी वर्किंग से या एग्जीक्यूशन से मार्केटर नहीं बनते हो। अगर आपको अच्छी फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, तो टूल सीखने के बजाय अपने दिमाग को ट्रेन करना के ऊपर फोकस करो कि आप कैसे बेच सकते हो। सारी की सारी मार्केटिंग, सारे के सारे आइडियाज आपके माइंड में है। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कराची में एक जॉब करते थे, एक ब्रांड में मैं था और मेरे साथ हैदर भाई थे, मेरे दोस्त मेरे। तो हमारे बॉस ने हमें एक टारगेट दिया, और वो टारगेट ये था कि हमें उनका विश थी, ठीक है, कि मुझे अपनी वेबसाइट पे एक दिन में, एक रियल टाइम में 70,000 ऑडियंस चाहिए। अब आप शॉपिफाई पे स्टोर अपने चला रहे हो ना, तो आप देख रहे हो वहां पे एक काउंटर आ रहा होता है, जिसमें आ रहा होता है कि रियल टाइम इस टाइम वेबसाइट पे कितने लोग हैं। तो जिस टाइम वो सेल वगैरह अच्छी चल रही होती है, तो 400, 500, 1000, जो मैंने नॉर्मली देखा है। ठीक है, कि टियर 2 टियर 3 के जो ब्रांड सिस्टम सेल लगाते हैं और ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, कि पूरे दिन में तकरीबन 25 लाख तक की एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनके। तो उनके जो रियल टाइम में पीक जाता है ना, वो 5 से 6 हज़ार तक जाता है। ठीक है। क्या 25 लाख रुपया एक दिन में फेसबुक पे लगा रहे हो, जो आपका पीक होगा ना वो 3 हज़ार रियल टाइम ट्रैफिक बैठी होगी। बॉस कहता है जी मुझे 70,000 रियल टाइम चाहिए। कैसे करते हो, क्या करते हो, कितना पैसा लगाना है, मुझे कुछ नहीं पता। सब चीजें तुम लोगों ने मैनेज करनी है, बट मुझे ये चाहिए। अब हमने कहा हम इतने ट्रैफिक के ऊपर ऐड चलाएंगे, हम इतनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे गूगल के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक खैर नहीं था उस जमाने में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर उस टाइम हम बहुत मार्केटिंग करते थे, एसएमएस बहुत करते थे, ईमेल बहुत मार्केटिंग होती थी, तमाम चैनल्स को हम यूज करें।
तो 70,000 ट्रैफिक रियल टाइम में फिर भी नहीं आ सकती। ठीक है। तो अगर हम एडवर्टाइज करें तो हमें तकरीबन एक दिन में कोई 15 से 18 करोड़ रुपया फेसबुक पे लगाना पड़ेगा, या पूरे चैनल्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग यूट्यूब के ऊपर होगी, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब से आती है। ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं होती, सिर्फ ट्रैफिक आती है। और 92% बाउंस रेट होता है, तो लोग शायद स्किप करते हुए क्लिक कर देते हैं, या कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो वो ऐड खुल जाता है। और भी बहुत सारे ट्रैफिक इस तरह के, वो जो एडसेंस वाले हैं, ऑडियंस नेटवर्क वाले हैं। तो तकरीबन 20 करोड़ का बजट हमने दिमाग में सोचा, 20 करोड़ पे लगेगा तो ये सारी ट्रैफिक आएगी। ठीक है। अब इसी पूरे प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन का जो टोटल पैसा था वो 13 से 14 लाख रुपए था, और जो रियल टाइम में ट्रैफिक आई थी वो 81,000 आई थी। अब ये सारा प्लान कैसे किया? हमने एक सेल लगाई, जिस सेल का नाम था हर माल हर चीज 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। उस 1 रुपये में बाइक भी मिल रहा है, उस 1 रुपये में लैपटॉप भी मिल रहा है, उस 1 रुपये में मोबाइल फोन भी मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें थी। तो ये 1 रुपये वाले चीजें हमने वो 2014-15 में करना शुरू की थी। कभी वक्त मिलेगा तो आपके इसके मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि इतने पैसों में कैसे हुआ, और वो टारगेट कैसे अचीव हुआ, और वो सारी चीजें थी। खैर, तो मार्केटिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप मार्केटर की तरह नहीं सोच सकते हो तो आप फेसबुक के ऊपर कभी भी रिजल्ट्स नहीं ला सकते। मैं आपसे बेतहाशा दफा ये बात की है कि अगर जो फेसबुक मार्केटिंग है वो 80% एक्सेल के ऊपर होती है, 20% होती है, या इवन 10% होती है फेसबुक के अकाउंट के ऊपर जाके, बिजनेस अकाउंट के ऊपर जाके। कंपेन लगाना इज नॉट फेसबुक मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उससे रिजल्ट्स निकालना इज मार्केटिंग। अब रिजल्ट्स कैसे निकालोगे? यार उसे फायदा सिर्फ ये हुआ था, वो सेठ था, और सेठ ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। हमारा सेठ भी जयकांत शिकरे टाइप का था। यार उसके किसी दोस्त की वेबसाइट थी, सॉरी, ये वो उस टाइम ये वो ने सेल लगाई थी अपनी, तो ये वो के बंदे ने बात की थी कि जी हमारे पास 50,000 रियल टाइम ट्रैफिक आई थी जिस टाइम हमने सेल लगाई थी। तो वो बॉस ने कहीं बात सुन ली, और बॉस ने बोला कि जी मुझे 70,000 चाहिए, मुझे नहीं पता। फिर तो सारी की सारी मार्केटिंग कहाँ है? आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आप कैसे यूज करते हो। ठीक है। कौन से कस्टमर को क्या चीज चाहिए, ये चीज, ये सोचना छोड़ दो। कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की कोई नीड नहीं होती, कस्टमर की नीड आपको क्रिएट करनी पड़ती है। आप कस्टमर की नीड को क्रिएट कैसे कर रहे हो, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है। मेरे पास, मैं अपनी वेबसाइट पे मोरिंगा पाउडर बेच रहा हूँ पिछले कोई 6 महीने से, और आई थिंक 6 महीने में नौ नौ करते हुए तो मैं तकरीबन कोई 40,000 पैकेट्स बेच चुका हूँ। 35 से 40 हजार में, 35-36 हजार तकरीबन पैकेट्स होंगे। तकरीबन आप इसको कह सकते हो कि यार 1500 किलो के करीब, 1500 या 1600 किलो के करीब। ठीक है। और अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास 1000-1200 किलो का स्टॉक और भी पड़ा हुआ है अभी। ठीक है। अब उसकी नीड को क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया कि जी उसके फायदों को एडवर्टाइज करना शुरू किया। जैसे जी आपका वजन बढ़े, कम होगा, उसको एडवर्टाइज करना शुरू किया। इससे आपके रंग हो रहा होगा, इससे आपके ये मसले हल होंगे, वो मसले हल होंगे। अब ये प्रोडक्ट बहुत सदियों से चलती हुई आ रही है, और बहुत कॉमनली यूज होने वाली आइटम है। ठीक है। कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं दुनिया में दरियाफ्त होगी, ये बहुत कॉमनली चीज़ है। तो आपने उसको मार्केट कैसे किया, किस वे से किया, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, लोगों को किस एड
की अट्रैक्शन होती है, आपको जस्ट वही क्रिएट करना है। ठीक है, अब इस मोरिंगा के ऊपर मैंने क्या टेस्टिंग की कि मैंने एक ऐड चलाया कि अपना वजन कम करें, और उसके ऊपर मैं ऐड चला रहा हूं, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा। फिर मैंने चार किस्म के और एड्स भी बनाए। ठीक है, अब ये मैंने जो ऐड चलाया हुआ था ये उर्दू में ऐड चल रहा था। मैंने इंग्लिश में ऐड चलाई, मैंने कुछ वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड की, उसको एडिट शेडिट किया, और कुछ अच्छे क्रिएटिव्स के यार वो थोड़ी सी हाई जेंटरी के लिए। अब उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। 900 रुपये का मुर्गा बेच रहा हूँ, हाई जेंट्री को टारगेट करने के चक्कर में मेरा जो कॉस्ट पर ऑर्डर था वो कोई 1200 1300 पे चला गया। वापस फिर मजबूरन मुझे वजन कम करें वाला ऐड चलाना पड़ा, कि जिसकी कॉस्ट 90 80 90 रुपये तक आ गई थी, 80 90 तक उसकी कॉस्ट आ गई थी। तो ये कस्टमर की, तो ये कस्टमर की नीड कैसे मुझे पता चल रही है कस्टमर को। अब मैं 6 से 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवा रहा हूँ जो कि सिर्फ वजन कम करने के ऊपर है, कि यार ये चीज बिकती है, ये कस्टमर खरीदना चाहता है। ठीक है, कस्टमर को रंग गोरा करना है, कस्टमर को अपने बाल बड़े करने हैं, उसको अपने बाल मजबूत करने हैं, उसको अपना कद बढ़ाना है। ठीक है? तो ये कस्टमर की नीड्स हैं, ये मुझे कैसे मालूम पड़ती हैं? कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, वो उस एड के ऊपर क्या कॉपी लिखी हुई है, क्या कंटेंट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं उस कॉपी को, उस कंटेंट को चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरे फीचर्स लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो शायद वो रिस्पॉन्स नहीं आता कि मोरिंगा खाने से आपकी आंखें तेज हो जाती हैं। तो शायद इसमें कोई इंटरेस्टेड ना हो कि यार आंखें तेज हो जाना शायद वो नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, मैं ये उसमें लिखूँ कि जी आपका वजन 10 किलो 20 किलो 50 किलो कम हो जाएगा। हाँ, ये अट्रैक्शन है लोगों के लिए, लोगों को बहुत पतला होना है, पता नहीं पतला क्यों होना है। तो ये सारी नीड्स आपको मालूम पड़ती हैं जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, जब आप एड्स चलाते हो उसके बाद। ठीक है, अच्छा, फेसबुक के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी मसला होता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपका ऐड ब्लॉक हो गया, आपके ऐड डिसअप्रूव हो रही हैं, तो फेसबुक सपोर्ट के ऊपर जाके बात करो। वो लोग आपके तमाम मसले सुनते भी हैं, उनको हल भी करते हैं। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान से लाइव चैट की ऑप्शन उन्होंने रिमूव की हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने फेसबुक लाइव चैट की ऑप्शन को देखा भी नहीं है जाके, बट मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि भी पाकिस्तान में लाइव चैट की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, बट वो आपके पास आपके अकाउंट में हेल्प और सपोर्ट का है, वहाँ पे जाके वो डाल दो। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी केस स्टडीज दिखाई हुई है और बहुत सारी केस स्टडीज बताई भी हैं कि बहुत छोटे छोटे बिजनेस मॉडल बिल्ड हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पैसों से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और वो अपने आप को स्केल अप कर रहे हैं, अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, अपने उस बिजनेस की इन्वेंटरी को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल इंप्रूव होती जा रही है, उसकी सेल बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा छोटे नंबर से होती है, और वो कहते हैं ना कि आप शुरू कैसे करते हो ये मैटर नहीं करता, आप खत्म कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। अब ये बिजनेस के लिए भी बात होती है और लड़ाई के लिए भी बात होती है, कि लड़ाई शुरू कैसे हो रही है ये मैटर नहीं करता, पर लड़ाई खत्म कैसे हो रही है ये मैटर करता है। तो आपका बिजनेस शुरू कैसे हो रहा है ये मैटर नहीं करता। अमेजॉन दुनिया की पहली कंपनी जो कि $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है, वो शुरू कैसे हुई अब ये चीज मैटर नहीं करती है। हाँ, इंस्पिरेशनल स्टोरी के हद तक मैटर करती है कि यार गैराज से स्टार्ट हुई, किस घर का गैराज था और उस घर की वैल्यू क्या थी ये किसी को नहीं पता। ठीक है, वो कोई मामूली घर का गैराज नहीं था, वो घर के, वो गैराज जिस घर में था वो भी उस टाइम के अमीर तरीन लोगों का घर था।
ठीक है। फेसबुक कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो फेसबुक जिस टाइम बूस्ट करना शुरू किया तो कितना मार्केटिंग बजट था इन लोगों के पास। ठीक है, तो फेसबुक के जो सर्वर्स थे उनकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी। अब रियल टाइम स्टडी केस स्टडी की बात करें तो यार अली बाबा की केस स्टडी बनती है जो कि बहुत जेन्युइन केस स्टडी है। कि जिस टाइम अली बाबा स्टार्ट हुआ तो जैक मा ने अपने पूरे खानदान को, टब्बर को, दोस्तों यारों को, सबको खाने पे अपने घर पे बुलाया और कहता है कि उस खाने के पैसे भी मैंने किसी से उधार लिए थे। उन लोगों को आगे बोला कि यार ये मेरे पास प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये ऐसा चलेगा वैसे चलेगा। और उस पार्टी में कोई 150-200 बंदा था जिसमें से 50 बंदों ने बोला कि हाँ ठीक है यार, ले पैसे मार, जान छोड़ हमारी। तो उन्होंने रोज ही मांगना शुरू किया हुआ है। आज वो 50 बंदों को कहते हैं यार ये मेरे बेस्ट 50 है, या पता नहीं को नाम उसने रखा हुआ है ऐसा। और वो सारे के सारे बिलियनर्स है। ठीक है? तो उसकी वो एक केस स्टडी 2012 तक बैंक से कर्जे लेके अपने होस्टिंग के पैसे भरता रहे। बैंक से लोन लिया है और फिर अपने होस्टिंग के पैसे भरे हैं कि यार मेरी वेबसाइट चलती रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे। ठीक है, तो ये केस स्टडीज बहुत सारी हैं, इनको आप पढ़ो, इनको रिसर्च करो, इनके ऊपर। अ, ये कौन है? अच्छा। ओके। आपको सेटअप करना आ गया, कैटलॉग और डायनामिक हेड्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। फ्यूचर क्या है जी ई कॉमर्स का, मेटा मार्केटिंग का? मेटा मार्केटिंग का जो फ्यूचर है ना वो अ, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, टिकटॉक कंपटीशन देगा, नो डाउट एक अच्छा कंपटीशन देगा। ठीक है, बट बिजनेस को डैमेज नहीं कर सकता मेटा के, क्योंकि मेटा ने, मैं आपको बताया, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने सिस्टम्स को बना ली है और टिकटॉक के आने के बाद बहुत एक्टिवली वो बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें इस टाइम पाकिस्तान में कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या दिख रहा है, क्योंकि डॉलर रेट की वजह से। मेटा इस टाइम हमें जो पर डॉलर चार्ज कर रहा है वो 295 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। ये हाँ 295 रुपीज़ है। ठीक है, अगर एक साल पहले हमें एक ऑर्डर 150 में आता था, या 1000 रुपये में 1000 लोगों तक हमारे ऐड की रीच होती थी, तो आज उसी 1000 रुपये में 500 लोगों की रीच हो रही है। क्योंकि साल पहले डॉलर 150 का था, अब वो 300 का हो गया। ठीक है, तो इस टाइम जो हमें मेटा के ऊपर कॉस्ट पर ऑर्डर ज़्यादा पड़ रही है या वो सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉलर रेट ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लेशन का चक्कर भी है, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर्स उस रेंज में नहीं आ रहे जिनको इन्फ्लेशन ने बहुत बुरी तरह हिट किया है। ठीक है, औरतें अभी भी कपड़े ले रही हैं, लोग अभी भी मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान में iPhone 14 जो टॉप सेलर्स की लिस्ट है उसमें भी आ रहा है। फिर सबसे ज़्यादा इस मुल्क ने आईफोन ख़रीदे हैं, iPhone 14 ख़रीदा है, 15 जो भी आया था। तो हम उस तरह से गरीब ममालिक में नहीं हैं। और नो डाउट हैं, बहुत इफेक्ट हुआ है इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में, बट जिनको इफेक्ट हुआ है वो ऑनलाइन शॉपर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है ना, ये इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ। हाँ, एक खास मेजोरिटी, एक खास तबके को हुआ है जो कि हिट भी हुआ है, और वो ऑनलाइन शॉपर्स भी थे। तो उनका जो एक मैं रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है वो कभी कंप्लीट हो पाएगी, बट उसमें आपको थोड़ा सा क्रक्स उसका शेयर कर देता हूँ कि पिछले साल या 5 साल का बेसिकली थोड़ा सा हमने वो बनाने की कोशिश की थी कि 5 साल पहले एक औरत के पास इतने कपड़े होते थे और तो वो हर महीने 5 जोड़े खरीदती थी। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हर साल जो बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में जो इफेक्ट आया है
कि वो कपड़े अभी भी खरीद रहे हैं, बट अभी वो बहुत ज़्यादा चूजी हो गए हैं। ठीक है, कि यार मैंने एक ही जोड़ा खरीदना है, मैं एथनिक से लूँ, मैं आउटफिटर से लूँ, मैं बियॉन्डी से लूँ, मैं सफ़ायर से लूँ, मैं खाड़ी से लूँ, मैं गुलैमा से लूँ। पहले उसके पास क्या होता था, मैंने 5 जोड़े लेने हैं, अच्छा मैं ना एक खाड़ी से, एक आउटफिटर से, एक बियॉन्डी से, मैं यहाँ से एक एक जोड़ा ले लूंगी। ठीक है, बट अब वो बहुत ज्यादा चूजी होंगे, वो बाइंग कर रही है वो औरत, बट वो किसी एक ब्रांड से या मैक्सिमम 2 ब्रांड से ऑर्डर कर रही है, जो कि 1 साल पहले वो 3 जोड़े खरीदती थी, और 5 साल पहले वो 6 जोड़े खरीदती थी। तो इतना इम्पैक्ट हुआ है, इतना इफेक्ट हुआ है, एक खास तबके को हुआ है। ठीक है? अच्छा, आप अपनी प्रोडक्ट को जो बेच रहे हो, अगर आप सिंपल एक फार्मूले के ऊपर काम करते हो कि यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन वो दराज के पास हैं, और जो एवरेज बास्केट साइज है वो 1200 से 1500 है, तो मैं अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 1200 से 1500 की रेंज में अगर रखूंगा, तो मैं इजीली उन लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है। उनके लिए ये नंबर बड़ा नहीं है, 1000 1200 रुपया स्पेंड करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या वो बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे। अब 10,000 या 12,000 का एक सूट खरीदना है, तो हाँ मैं शायद 10 दफ़ा सोचूं उसके बारे में। बट अगर मुझे कोई हेडफोन या कोई मोबाइल का चार्जर या कोई ऐसा गैजेट खरीदना है, लैपटॉप बैग खरीदना है, पर्स खरीदना है, घड़ी खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, जैकेट खरीदनी है, स्वेटर खरीदना है, मतलब कुछ भी एक ऐसी आइटम जो कि मेरे मेरी जिंदगी में जिस उसकी कुछ हद तक वैल्यू है, तो मैं 1000 1200 1500 खरीद स्पेंड करते हुए इतना ज्यादा सोचूंगा नहीं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली फेसबुक के ऊपर सारी की सारी वर्किंग थी। इसमें कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाल दी थी कि आप इसको बार बार रिपीटेडली देख सको। जो मार्केटिंग मीडिया प्लान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो एड स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिक्सल की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। उसे देखिए, डायरेक्टली आप कुछ काम नहीं ले रहे हो, बट इनडायरेक्टली आपका सारे का सारा जो बिजनेस, जो एडवर्टाइजमेंट है वो पिक्सल की बेस के ऊपर ही चल रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अपने माइंड को ट्रेन करो मार्केटर बनने के लिए। माइंड ट्रेन कैसे होगा एज अ मार्केटर बनने के लिए, कि आप चीज़ों को बेच कैसे सकते हो, हाउ कैन यू सेल प्रोडक्ट्स। तो अपने आप को उस सोच वाले पार्ट में ऊपर लेके जाओ, हर चीज के ऊपर सोचना शुरू करो। स्टार्ट थिंकिंग, मैं इस चीज को कैसे बेच सकता हूँ, मैं इस सर्विस को कैसे बेच सकता हूँ, मैं इस आइडिया को कैसे बेच सकता हूँ। अपने आसपास, अपने सर्कल में, घर में किसी को पकड़ो, कोई भी आइडिया सोचो और उसको बोलो कि यार तू मुझे 3,000 रुपये दे, मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं 3 का 12 कर दूंगा। तो क्या आप उसको ये 3,000 रुपये का आइडिया बेच सकते हो या नहीं। ठीक है, आपको इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। कैसे बेच सकते हो, किस तरीके कार से बेच सकते हो, ये सारी चीजें सोचने से आएंगी। नहीं सोचोगे तो वो कुएं का क्या होता है, फ्रॉग, कुएं के फ्रॉग बने रहोगे। उस फ्रॉग कभी भी कुएं से बाहर नहीं आ सकता जब तक उसको कोई पकड़ के निकाले नहीं। ठीक है, तो कुएं के फ्रॉग नहीं बनो। सिर्फ फ्रॉग बाहर आ सकता है कि अगर वो सोचना शुरू करेगा कि मैं बाहर कैसे आऊंगा। वो भी सोचता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कभी बाहर नहीं आ सकता। सो डोंट बी अ फ्रॉग ऑफ द वेल, स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ द वेल। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप मेरे साथ ग्रुप में पूछ सकते हो। आपको नीचे चैट में कमेंट में भी लिख सकते हो। और इंशाल्लाह हम ऐसे सेशंस आप लोगों के साथ दोबारा दोबारा करते रहेंगे। और जो आपकी रेगुलर क्लासेस वाली हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग है वो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।